सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। इसके टोटल 21 क्वेश्चंस अप्रैल अटेम्प्ट में हमसे पूछे गए थे जे मेन 2023 में। काफी आसान आपको इससे सवाल पूछे गए थे अप्रैल अटेम्प्ट में। और इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको, तो आपको ये प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट मार के आपको इसे टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना है। आपको ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो लिंक बच्चा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल आपको हमारा खुलेगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा। सिर्फ यही पीडीएफ नहीं, इसके अलावा जितने भी हमने वहां पे शेयर किया आपको सब मिल जाएगा। और आपको थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ इतना ही नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने 2020 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, 2020 में आपको काफी अच्छे सवाल पूछे गए थे, इवन 19 में भी। तो यहां पे 2020 के आपको सारे सवाल के डिस्कशन है, एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड ओवर हियर। 2021 में भी आपको काफी अच्छे सवाल थे, 2022 के जून जुलाई अटेम्प्ट एंड 2023 के आपके जो जनवरी अटेम्प्ट के सवाल है उसके सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे है, राइट। इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा और जितने चैप्टर से सभी आपको नीचे मिल जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं एंड लेट अस लुक हियर फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो पहला सवाल है, ये पहला सवाल उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करता है जो कि जनरली बच्चों को ध्यान में नहीं रहता है। और अगर आपने पीवाईक्यूज किया हुआ होगा तो आपको ये सवाल बहुत क्विकली हैंडल हो जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल है। क्या कहता है? द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस। The ratio of collision frequency of air molecules before and after the increase in number respectively is what? तो देखिए यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि दो इक्वेशन आपके पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। आप एक तो ये इक्वेशन पढ़ते हो, दैट इज योर मीन फ्री पाथ लेंथ एंड दिस इज योर मीन फ्री टाइम, राइट। यहां पे हमको पूछा है रेशियो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज गोइंग टू बी इनवर्स ऑफ योर दिस मीन फ्री टाइम। ये वो टाइम है जब आपको कोलिजन नहीं हो रहा है, राइट। यानी कि हर इतने टाइम के बाद आपको कोलिजन हो रहा होता है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बोलेंगे? F इज इक्वल टू 1/τ। अब अगर तुम ध्यान से देखो यहां पे इस सवाल में आपको सिर्फ जो नंबर डेंसिटी है ना उसी को चेंज किया गया, ये जो स्मॉल n है इसी को चेंज किया गया, बाकी और कोई भी पैरामीटर को सवाल में नहीं कहा गया है चेंज होते हुए। तो आपको यहां पे क्लियरली दिखना चाहिए कि आपका जो ये टाउ है, दिस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, राइट। ये जो आपका एवरेज स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है यहाँ पे, तो आप उसे सेम ही मान के चलेंगे। यहाँ पे आपका जो टाउ है वो इस मीन फ्री पाथ लेंथ के प्रोपोर्शनल है और मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो आप कह सकते हैं दिस टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। और भैया आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एन। तो बस इसी रिलेशन को अपने को इस्तेमाल करना है। हमसे द रेशियो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिफोर एंड आफ्टर, तो हमसे बेसिकली F1/F2 पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे N1/N2 कर देंगे। पहले आपका जो नंबर डेंसिटी था दैट इज योर 3 × 10⁻19 और बाद में जो आपका नंबर डेंसिटी दैट इज योर दिस मच, सो दिस इज योर 1/4। बोले तो सर 0.25। अगर ध्यान से देखो तो सॉल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला एग्जाम में क्लिक हो जाना, इसे कैसे इस्तेमाल करना है बिना किसी एरर को किए, वहां पे सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। अदरवाइज मोर और लेस इस चैप्टर से आपको वेरी वेरी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखिए, अ सोर्स सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 1000 वॉट। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक सिस्टम है और इस सिस्टम को जो आप हीट दे रहे हो दैट इज बीइंग सप्लाइड एट अ रेट, यहाँ पे सिर्फ dq नहीं है, dq/dt है बेसिकली, दैट इज योर 1000 वॉट। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ दिस मच, तो सिस्टम जो काम कर रहा है, किस रेट से सिस्टम काम कर रहा है वो दिया है, तो dw/dt हमको दे रखा है 200 वॉट। द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इज हाउ मच, तो यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल होने वाला है, दैट इज इक्वल टू योर dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अगर हम दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दे, यानी कि अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशन लिखे तो आपको दिखाई देगा कि हमसे सवाल में यही पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है du/dt कितना है, सो दैट इज इक्वल टू योर dq/dt माइनस dw/dt। ध्यान से देखोगे तो dq/dt आपको यहाँ पे 1000 वॉट है, ये वाला प्राणी आपको 200 वॉट है, सो दिस बिकम्स योर 800 वॉट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4।
क्लियर एकदम। तो काफी सिंपल सिंपल सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, बट मेक श्योर कि आप इन पीवाईक्यूज के अलावा 2020-21 के भी पीवाईक्यूज को जरूर से लगाए। मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सॉल्व दोज क्वेश्चंस। उस समय आपको काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 केल्विन टू 800 केल्विन। ठीक है, इफ RMS स्पीड ऑफ द गैस एट 200 केल्विन is V0, then RMS speed of the gas at 800 Kelvin will be how much? तो इस पूरे सवाल में उसी गैस की बात की जा रही है, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया गया है। तो आपको पता है ना कि आपका जो ये RMS स्पीड होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू योर 3RT/m। अब इस सवाल में आपको सिर्फ टेम्परेचर के साथ खेला जा रहा है, यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। आपसे क्या कहा? RMS स्पीड ऑफ गैस एट 800 केल्विन, यानी कि सर यहां पे चुपचाप से हम V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1 कर देंगे। फाइनल टेम्परेचर 800 है, इनिशियल टेम्परेचर 200 था, ये इसको कट करेगा तो 4, रूट से बाहर निकला तो 2, सो V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1। V1 बोले तो पहला वाला क्या है? V0 है, तो यहां पे चुपचाप से V0 लिख देंगे। सो दिस बिकम्स योर 2V0 विच इज योर अगेन ऑप्शन नंबर 4, राइट। तो रेशियो से ही पूरा सवाल आपको आसानी से निकल जाना है। अच्छा, थियोरेटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पे है आपके पास, इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। ये जो मस्ट लाइन लिख दिया ना, ये मस्ट वर्ड डाल के ही आपको यहां पे दिक्कत दे दिया। देखिए, मैंडेटरी नहीं है कि जब आपका हीट सिस्टम में ऐड हो तो टेम्परेचर बढ़े। आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है तब भी आपको सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। बड़ा ही क्लासिक सा एग्जांपल है जब भी आपका फेज चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रहा है या फिर अगर आपकी पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो लोग हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो भैया ये स्टेटमेंट तो इसका मतलब फॉल्स है, मस्ट वाली कोई बात नहीं है, टेम्परेचर सेम रह सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। If positive work is done by a system in a thermodynamic process, its volume must increase. देखिए, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब ही है कि भैया वॉल्यूम इंक्रीज किया होगा, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू PdV, राइट। तो अगर पॉजिटिव वर्क डन है यानी कि dV पॉजिटिव है, dV पॉजिटिव का मतलब है कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा रहा था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको ट्रू है, तो हमें ढूंढना है जहां पे पहला फॉल्स हो और दूसरा ट्रू हो, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 4। तो 4 का भी 4 आपका सही है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं यहां पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स डबल देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच? हमसे बात की जा रही है काइनेटिक एनर्जी की। आप बात को ध्यान से समझिएगा भैया, जब आपका वेलोसिटी अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी वो तो आपको टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो बस यही तो पूरा खेल है। द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स डबल देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बेसिकली हमको K2/K1 इज इक्वल टू T2/T1 कर देना चाहिए। आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स डबल, तो फाइनली 2K है, पहले एनर्जी सिर्फ K था। टेम्परेचर हमें ये T2 निकालना है और शुरुआत में टेम्परेचर T1 कितना है? 27 नहीं पुट कर सकते, SI में करना पड़ेगा केल्विन में, यानी कि 300 केल्विन, इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो K से K मरा तो T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन में आया, लेकिन आपको आंसर देना है डिग्री सेल्सियस में। अब इसे दोबारा से कन्वर्ट करो, -273 करोगे तब जाके आपको आंसर निकल के आएगा। दैट इज योर हाउ मच? 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है आपको ऑप्शन में 3rd नंबर, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल देखो तो पहले सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर देना, फिर वापस से अगर ऑप्शन में सेल्सियस है तो सेल्सियस में कर देंगे। चलिए, वर्क डन बाय अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर 127 एंड 27 इज 2 किलो जूल, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका कार्नोट इंजन का सवाल है काफी PYQs में आपको काफी देखने के लिए मिल जाएगा, है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपके पास एक कार्नोट इंजन का हमने डायग्राम बना दिया है।
हाई टेम्परेचर 127 है, यानी कि इसको क्या लिखोगे, इसमें 273 ऐड करो, दिस बिकम्स योर 400 केल्विन। इसमें भी 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपको 300 केल्विन। वर्क डन बाय दी कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर इज 2 किलो जूल। तो ये जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू योर 2000 जूल्स। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वॉयर। सो बेसिकली ये वाली आपसे हीट Q1 पूछ रहा है, Q1 आपसे पूछ रहा है, राइट? ये तो भैया हीट आपको सिंक में गया ना। अच्छा सर मेरे पास एक इक्वेशन है यहाँ पे, क्या सर, कि आपका जो ये Q1, आपका जो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 होता है वही तो W के बराबर है, या फिर ऐसा सोचो कि जो Q1 है वही आपको W और Q2 के बराबर होता है। तो सर Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W, और रादर आई कैन राइट Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W, राइट? अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक और इक्वेशन है, आपके पास एक और इक्वेशन है, दैट इज योर Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू योर T1 बाई T2। तो अगर हम लोग यहां से Q2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दे इस वाले इक्वेशन से, तो क्या मेरे जीवन से Q2 हट गया? और यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य था, गोल था, एम था। तो ऐसे आपको सोचना है कि भैया जो एलिमिनेट करना उसको हटाओ इक्वेशन से, क्यों रखे हो उसको? Q1 की वैल्यू आपको पता नहीं है ना? Q1 माइनस दिस इज योर 2000 इक्वल्स टू T1 बाई T2 करोगे तो 4/3 आएगा, दिस इज योर 4/3। अब यहां पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दिस बिकम्स योर 3Q इज इक्वल टू 4Q माइनस इसको Q1 लिख दो, 4 इंटू 2000 इज योर 8000। तो यहां से हमको दिख रहा है कि Q1 इज इक्वल टू योर 8000 जूल, या फिर आप इसको लिख सकते थे 8 किलो जूल, एंड दिस इज इंडीड योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं PYQ से हाईली इंस्पायर्ड ये वाला वैरायटी था। मैट्रिक्स मैच है, यहां पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को मैच करना है। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको सिर्फ मोनो एटॉमिक में ही पाया जाता है। तो मोनो एटॉमिक गैस ए की मैचिंग 1 के साथ होगी, तो यहां पे ए का मैचिंग लिखा हमने 1 के साथ। 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, यानी कि कहां पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा डायटोमिक में, लेकिन कैसा डायटोमिक? इट शुड बी रिजिड डायटोमिक, उसमें कोई वाइब्रेशनल मोड नहीं होना चाहिए। सो रिजिड डायटोमिक गैसेस यानी बी की मैचिंग आपको 3 के साथ होगी। बी की मैचिंग अपने को यहाँ पे 3 के साथ हो रही है। सी की बात करें 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, और भैया वाइब्रेशनल भी आ गया, तो ये तो नॉन रिजिड डायटोमिक होने वाला है। ठीक है, 2 रोटेशनल था इसीलिए डायटोमिक पे अभी भी हम लोग खेल रहे हैं, राइट? सो यहां पे अपने को दिख रहा है सी का मैचिंग आपको 4 के साथ हो रहा है। 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल मोर देन ये, तो भैया ये तो आपका पॉलीटॉमिक है, यानी कि सर डी की मैचिंग हो रही है आपको 2 के साथ। सो 1 3 4 2 कहां पे है? 1 3 4 2 1 3 4 2 आपको ऑप्शन नंबर 3 में है। डन 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 डन, आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। यहां पे आपके पास 2 प्रोसेस है, प्रोबेबली एक आइसोथर्मल है और एक आपका एडियाबैटिक है। कंसिडर 2 कंटेनर्स A and B containing monoatomic gas at same pressure, volume and temperature, यानी दोनों वेसल में आपको सेम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे मोनोटॉमिक गैस है। द गैस इन A is compressed isothermally to 1/8 of its original volume, while the gas B is compressed to 1/8 of its original volume but adiabatically. The ratio of final pressure of gas B to that of gas A is how much? ठीक है, तो आपका जो गैस A है उसके साथ आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है और गैस B के साथ एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे गैस A की। तो भैया गैस A का पहले जो आपका प्रेशर था वो P0 था और वॉल्यूम V0 था। बाद में क्या हो गया कि इसका जो वॉल्यूम है वो आपने 1/8 किया। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल में क्या होता है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो अगर आपने वॉल्यूम 1/8 किया है तो प्रेशर 8 गुना हो जाएगा, यानी कि प्रेशर आपको यहां पे हो गया होगा 8P0। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, प्रोसेस बी की बात करें तो प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है। तो इस बार अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा इक्वेशन
P0 V0 गामा, भैया मोनोटॉमिक है, गामा फॉर मोनोटॉमिक इज 5/3, दिस इज योर 5/3 इज इक्वल टू, हमें प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम आज इसका 1/8 हो जाना है, ये भी आपका 5/3 ही होगा, 5/3 ही होगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका ये जो V0 है ना, ये V0 मर जाएगा। अगर तुम और केयरफुली देखोगे तो भैया जो आपका 8 है ना, वो 2 की पावर 3 है, तो आप इसको बेसिकली 1/2 की पावर 3 दे सकते थे, तो 5 यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, 3 से 3 आपका मर गया, 2 टू द पावर 5 32 होता है, यानी कि सर जो P2 हो रहा है दैट इज इक्वल टू योर 32 P0। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछ रहा है B का फाइनल प्रेशर अपॉन A का फाइनल प्रेशर। B का फाइनल प्रेशर जो है वो 32 P0 है और A का जो फाइनल प्रेशर है वो है आपको 8 P0। सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी योर 4, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of neon। समझिएगा, आपके पास 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 4 मोल ऑफ neon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system will be how much? तो यहाँ पे आप देखिए आपको टोटल पूछा है ना, तो आप इंडिविजुअली दोनों का एनर्जी को ऐड कर दो ना, इंडिविजुअली ऐड बोथ द एनर्जीज, राइट। सो व्हाट इज U1, इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, FRNT/2। तो भैया ऑक्सीजन है, डायटोमिक है, तो F की जगह 5 लिखोगे, सो 5R, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई 2 प्लस U2 इसका, तो भैया फॉर्मूला तो FRNT/2, ये आपका क्या है, मोनोटॉमिक है, तो 3 लिखोगे, R नंबर ऑफ मोल्स 4 इंटू T/2। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 5 2 10, यहाँ पे आपका 3 4 12 है, तो 10 और 12 कितना होता है 22। सो 22 RT/2, बोले तो सर 11 RT, खत्म। क्या 11 RT ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा कि सर हमको इसको F मिक्सचर का फॉर्मूला लगाने का मन था, तो लगा लो। अगर आप यहाँ पे F मिक्सचर का लगाना चाहते थे फॉर्मूला तो वो भी लगा सकते थे, F मिक्सचर R, N की जगह लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स T/2, तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन घूम फिर के है ना यही बन जाता। क्यों, क्योंकि आपका जो F मिक्सचर का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू योर N1F1 प्लस योर N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, तो घूम फिर के आप यहीं पे पहुंच जाओगे, है कैसे भी कर लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन ये आपको काइंड ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। अ गैस इज कंप्रेस्ड आइडियाबैटिकली, अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ही है भैया कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर डेल्टा Q 0 है तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आपका जो डेल्टा U होगा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा W। अच्छा सर, अच्छा सर। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट को बेसिकली चुनना था, हमें फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, आई थिंक यहाँ पे नीचे में और भी कुछ अपने पास आना चाहिए था जो कि कट रहा है यहाँ पे। कट तो नहीं रहा यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। देयर इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। देयर इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, भैया ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस था, बढ़िया है सर, यानी इसको आप टिक नहीं मार सकते, ये गलत है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। अब बात को समझिएगा, आपने अगर गैस को कंप्रेस किया है यानी कि सिस्टम पे वर्क डन हुआ है, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, यानी सर वर्क डन नेगेटिव हुआ होगा, वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव। तो भैया डेल्टा W नेगेटिव है, ऑलरेडी यहां पे एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब डेल्टा U पॉजिटिव है, और डेल्टा U पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा। सो द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट सही है, यानी ये ऑप्शन आप नहीं चूज कर सकते। ठीक है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द गैस।
चौथा भी देख लेते हैं, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है गलत स्टेटमेंट है, राइट? क्योंकि डेल्टा यू पॉजिटिव आया है, वर्क डन कुछ तो हो रहा है, यानी डेल्टा यू भी कुछ हुआ होगा, तो डेल्टा यू जीरो तो नहीं हो सकता, यानी ये ऑप्शन सही है। अब ये ऑप्शन में क्या है, थोड़ा सा आप इसको अगर प्रॉपर्ली रीड मारे, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस, राइट? वर्क डन ऑन द गैस। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आप जब सिर्फ डेल्टा डब्ल्यू बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है वर्क डन बाय द गैस। तो यहां पे ऑलरेडी आपके पास एक नेगेटिव साइन के साथ लगा हुआ है, यानी कि ये पूरे चीज को आप कह सकते हैं वर्क डन ऑन द गैस। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी आपका बेसिकली सही स्टेटमेंट था, तो इसको आप चुन नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सो अब ऑफ कोर्स यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक? मतलब नीचे कुछ भी मिसिंग नहीं है ना, घबराइएगा मत। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 1 kg of water at 100 degree centigrade is converted into steam at 100 degree centigrade by boiling at atmospheric pressure. The volume of water changes from, देखिएगा, 10 to the power minus 3 meter cube say 1.67 meter cube. The change in internal energy is how much? Okay, तो डेल्टा क्यू, अब ऐसा सवाल भी आपको PYQs में आ चुका है ना, तो कोई खास नया वैरायटी नहीं है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस योर डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इज बेसिकली द हीट एब्जॉर्ब्ड। तो भैया 1 किलो पानी आपको वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मास इनटू LF, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। भैया आपको जो ये कन्वर्जन हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन हो जाएगा P इंटू डेल्टा V, राइट? यानी कि सर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है? अच्छा, अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, मास है आपका 1 kg, तो 1 का 1 हो जाएगा, और आपका जो LV है वो इतना है, किलो जूल है, इसको कन्वर्ट करो 2257, है ना? किलो जूल है, तो एक काम करे क्या, इसको 000 लिखो, माइनस, ठीक है, माइनस प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10 to the power 5, ठीक है? फाइनल वॉल्यूम कितना है? 1.671 माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज 10 to the power -3, ठीक है? अगर आपको एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर चाहिए तो इसको आप केयरफुली सॉल्व करें। 2257000 माइनस, पहले ये ब्रैकेट को खोलो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 16710 आता हुआ दिख रहा है क्या? ठीक है, एंड माइनस ये आपको हो जाएगा 100, राइट? तो ये आपको हो जाएगा 2257000 माइनस, इसमें से अगर 100 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 167, ये आपको बचेगा सिर्फ 000। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास 0 0 0 6 इसके साथ गया तो ये आपको 9 दे देगा, 1 इसके साथ गया तो 0 और यहाँ पे 2 बचेगा, दिस इज योर दिस मच। तो अगर यहाँ पे हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2090 किलो जूल। तो ध्यान से देखिए आपको एकदम प्रिसाइज आंसर निकल के आया है, दैट इज योर प्लस 2090 किलो जूल्स। क्लियर है एकदम, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। अब ये सवाल क्या है कि आपको फिजिक्स से ज्यादा तो ये सवाल केमिस्ट्री का हो जाता है। क्यों? ध्यान से देखिएगा, हमसे कहता है कि 3 vessels of equal volume contains gases at same temperature and pressure. The first vessel contains neon, the second contains chlorine, the third contains uranium hexafluoride। भैया मतलब एक फिजिक्स के टीचर को तो इसका फॉर्मूला भी लिखने बोल दोगे तो सोचना पड़ जाएगा। Arrange these on the basis of their root mean square speed and choose the correct one. So this is more a chemistry question, क्योंकि यहां पे आपको है ना सभी का मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखो आपका जो VRMS है दैट इज इक्वल टू योर अंडर रूट ऑफ 3RT/m। इस पूरे सवाल में आपका मास पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तीनों गैस के लिए सवाल में कहता है कि सेम है, और प्रेशर पे तो आपको निर्भर ऐसे भी कर ही नहीं रहा है। तो भैया इसका मतलब जिसका मास सबसे कम होगा उसका V सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपके पास नियॉन है, क्लोरीन वो भी डायटोमिक है यानी कि 71 के आसपास हो गया, और
यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जिसकी मास बहुत ज्यादा है, 300 के ऊपर है प्रोबेबली। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि नियॉन का मास सबसे कम, यानी कि सर नियॉन का आपको सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फिर आएगा बारी क्लोरीन का, और सबसे कम वी आपका होगा हेक्साफ्लोराइड का। सो नियॉन, क्लोरीन, हेक्साफ्लोराइड, यानी कि पहला आपको जाएगा मोनोटॉमिक, फिर डाया और फिर पॉली। तो कौन सा वाला है? मोनो डाया पॉली, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। यहाँ पे मोनो डाया या पॉली पे वीआरएमएस डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा था आपको मास पे। ठीक है, सो दैट्स इट, बस आपको मास के बारे में जानकारी होना चाहिए था। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अरे बाबा ऐसा सवाल क्यों पूछ देते हैं कि भैया डेल्टा यू अगर जीरो है मतलब कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रोसेस आइसोथर्मल है। जल्दी आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ molecules of nitrogen gas at 27 degrees approximately। देखिए निकालने को तो आप इसको ऐसे भी निकाल दो, लेकिन आपको यहाँ पे जानबूझ के ना मास ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है, तो कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर तुम ध्यान से देखो तो VRMS होता है आपको √3RT बाई मॉलिक्यूलर मास। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, 3 इंटू टी। आर आपको होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। और what is capital M? This is the mass of 1 mole of the gas। हमको यहां पे दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। सो बेसिकली 3 TkB। अगर Na को नीचे ले आओ, यानी कि सर M डिवाइडेड बाई Na, यही तो आपको हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का कितना मास है, एक मॉलिक्यूल का कितना मास है। तो मेरे पास बेसिकली ये फॉर्मूला बन गया घूम फिर के, इसमें आप डेटास को सब्स्टिट्यूट करो, राइट। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 300 केल्विन। केबी की वैल्यू कितनी है? सो सर 1.4 इंटू 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू कितनी है? सो सर दिस इज योर 4.6 इंटू 10 टू द पावर -26। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें ये ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1000 होता, तो 100 इंटू 10 कर देते हैं। तो यहाँ से 100 और यहाँ से 100 बाहर निकलेगा तो 100 बन के निकलेगा। 3 और 3 यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपको ये भी एक 3 बन के बाहर निकलेगा, है। तो रूट के अंदर क्या क्या बच गया? आपके पास यहाँ पे एक 10 बच रहा है, एक 1.4 है, राइट, और नीचे आपके पास 4.6 है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऊपर आपके पास 14 है और नीचे आपके पास 46 है। तो एक जीरो और देना पड़ेगा डेसिमल को हटाने के लिए। तो सर ये आपको ऊपर में हो जाएगा 70 और ये आपको हो जाएगी 23। सो हियर यू हैव 300 मल्टीप्लाइड बाई 70 बाई 23। अगर तुम ध्यान से देखो तो 70 बाई 23 इज वेरी क्लोज टू 3। 23 इंटू 3 होता है 69, तो ऊपर 70 तो था, यानी दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू 3, सॉरी अंडर रूट ऑफ 3। सो दिस इज योर 300 मल्टीप्लाइड बाई 1.73, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9, 3 7 21, 2 हाथ में और 5, यानी कि सर 519 के क्लोजेस्ट जो भी आंसर है, और एक ही दिख रहा है 523, तो यही आपका सही जवाब होगा। खत्म खेला, ठीक है। तो ऑप्शन को देखो, ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन कीजिए, वरना तो फिर ऐसे तो फंस जाएंगे भाई साहब। If the RMS speed of chlorine molecule is 490 meters per second at 27 degrees Celsius, the RMS speed of argon molecule at the same temperature will be how much? तो टेम्परेचर को सेम रखा गया है 3RT/m, राइट। तो आपका टेम्परेचर सेम रखा, आर तो सेम ही, यानी सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है। RMS स्पीड ऑफ आर्गन पूछ रहा है, सो V आर्गन डिवाइडेड बाई V क्लोरीन, और ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी कि Cl2 है ना, आपको हालांकि यहाँ पे मास दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई मास ऑफ आर्गन। सो हमें इस पूरे सवाल में ये निकालना है, ये क्या दिया हुआ है हमें,
क्लोरीन का हमें स्पीड दिया हुआ है, दैट इज योर 490 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्लोरीन का मास कितना है 70.9 है, तो इसे 71 पकड़ लेते हैं, एंड मास ऑफ आर्गन दे रखा है 39.9, तो इसको हम लोग 40 पकड़ सकते हैं, है ना। सो अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज योर वी आर्गन इज इक्वल टू 490 मल्टीप्लाइड बाई, यहां से आपका 4 जब बाहर निकलेगा तो 2, और अंडर रूट में आपके पास ये हो जाएगा 7.1, सो दिस बिकम्स योर 245 मल्टीप्लाइड बाई, अब 7.1 का अंडर रूट आपको करना है। अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो, देखिए अप्रोक्सीमेशन ही अपने को करना है ना। यहाँ पे सेफली आपको जो चारों ऑप्शंस है वो डिस्टेंट अपार्ट है, वो डिस्टेंट अपार्ट है, राइट। सो आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए, सो 2, 2.5, 2.6, सो 2.6 का स्क्वायर होता है 6.76, 2.7 आपको हो जाएगा 7.29, राइट। सो ये जो भी आपको अंडर रूट है ना वो 2.65 के आसपास होगा रफली। अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो भैया 2.65 के आसपास कहीं होना चाहिए। अब इसको ना आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लो, इस वाले टर्म को आप थोड़ा सा जो है वो मल्टीप्लाई करके देखो, आपको जो आंसर है वो रफली अबाउट थर्ड के आसपास आना चाहिए, 650 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। आप इसको करके देखना, आ जाएगा सही। चलिए आगे बढ़िए। अप्रोक्सीमेशन करने का जो स्किल है वो धीरे धीरे आपको डेवलप करना पड़ेगा। एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर विल हैव, राइट। एक नॉर्मल इंजन है ये, कोई कार्नोट इंजन नहीं है। एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है कि अगर कल को ये कार्नोट इंजन होता, अगर कल को ये कार्नोट इंजन यानी कि अगर ये कार्नोट साइकिल को फॉलो कर रहा होता, इन दैट केस आपको जो एफिशिएंसी होता दैट इज इक्वल टू 1 माइनस योर लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर इनटू 100 कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज यहां पे दे रखा है। तो 1 माइनस फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग, फ्रीजिंग का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273, और बॉइलिंग का मतलब है 373 इंटू 100, राइट। तो ये आपको हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 373। ये आपको सॉल्व करने पे रफली आता है 26.8%, ठीक है, सही बात है। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि भैया अगर ये कार्नोट साइकिल फॉलो करेगा तो एफिशिएंसी 26.8 होगी, और कार्नोट साइकिल से ज्यादा मोर एफिशिएंट साइकिल है नहीं आपके पास। कार्नोट आपके लिए मैक्सिमम एफिशिएंट साइकिल है, ठीक है। यानी आपकी जो ये इंजन होगी ना उसकी एफिशिएंसी 26.8 विच इज रफली 27 के आसपास, यानी कि इस इंजन की एफिशिएंसी 100% 27 से तो कम ही होगी, है ना, क्योंकि ये इंजन आपको कार्नोट साइकिल तो फॉलो कर नहीं रहा है। तो अगर ध्यान से देखिए एफिशिएंसी वुड बी लेस देन 27%, ये सही लग रहा है। इक्वल टू, तो इक्वल टू कैसे हो जाएगा भाई साहब, मोर का तो सवाल ही नहीं उठता। एफिशिएंसी इज लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। तो 2 भी सही लग रहा है, तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। समझ में आया? आपकी जो साइकिल होती है, आपकी जो भी इंजन है, वो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को क्रॉस नहीं कर सकती, उससे हमेशा कम ही रहने वाली है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा आपको ये थियोरेटिकल या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल देखने को मिला। द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ वेसल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज दिस मच, राइट। यहाँ पे v क्या है? v इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, द वैल्यू ऑफ x विल बी हाउ मच। तो यहाँ पे तो भैया ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया है। आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, और आपका जो ये एवरेज स्पीड होता है जिसका सिंबल यहाँ पे ये दे रखा है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT/π/m। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दे तो आपको दिखना चाहिए दिस इज योर वी आरएमएस अपॉन योर वी एवरेज इज इक्वल टू आपका RT/m मर जाएगा, है ना, आपके पास 3 × π डिवाइडेड बाई 8 आएगा। सो यहां से आपको दिखना चाहिए कि ये आपका हो जाएगा वी आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 टाइम्स योर वी एवरेज। तो अगर हम कंपेयर करें, हमसे कहता है कि वी आरएमएस इतना है और यहां से वी आरएमएस इतना आ रहा है, ये भी वी एवरेज है, ये भी वी एवरेज है, राइट। यानी कि इस रूट के अंदर क्या है,
1 प्लस 5x, ये 1 प्लस 5x इसके बराबर होना चाहिए। दोनों के अंदर, दोनों के रूट के अंदर जो चीज़ है वो समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये आपको 2 4 है, ये आपको 2 11 है, यानी कि ऊपर 33 है, नीचे 28 है। दिस शुड बी इक्वल टू 1 प्लस, दिस शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 5/x। अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करें ना, तो आपको दिखेगा ये आपको आएगा 1 प्लस 5/28 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/x। लेफ्ट और राइट साइड अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको x मालूम पड़ेगा कि भैया वो तो 28 के बराबर है। क्लियर एकदम? चलिए तो आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18। द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू दिस मच। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस when the gas is suddenly compressed, suddenly compressed है तो यहां पे प्रोसेस आपका adiabatic हो जाएगा to volume V0/4। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द फाइनल प्रेशर। तो ये आपका डायरेक्ट सवाल है, दैट इज योर P0 V0 गामा इज इक्वल टू योर फाइनल प्रेशर। वॉल्यूम आपको V0/4 है और गामा की जगह आप गामा ही इस्तेमाल करेंगे, सवाल में गामा ही दे रखा है। तो V0 आपका यहां से मर जाएगा। सो P फाइनल इज इक्वल टू P0 टाइम्स 4 टू द पावर गामा। सिंपल, ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसा वैसा सवाल तो ये लोग दिया था इसके अंदर, है ना। चलिए अगेन ये सवाल ऐसा है जो आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर मुश्किल पड़ सकती है। अब हालांकि क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स आसान आपको सवाल दिया, लेकिन ये सब सवाल ऐसा है जो आपका चैप्टर अगर पढ़ा हुआ भी है तब भी ये सब फॉर्मूले बच्चे भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सर्टेन गैस एट एसटीपी इज इतना। एसटीपी में आपका जो स्टैंडर्ड प्रेशर है दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर जो है वो आपका 273 केल्विन है। where D is the diameter of the gas molecule. While maintaining the standard pressure, आपने प्रेशर को सेम रखा, the mean free path of the molecules at 373 Kelvin is approximately how much? तो भैया आपके पास ये जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है वो टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में इस तरीके से दिया हुआ है, हमारे वीडियो में सब मेंशन्ड है ना। सो प्लीज कंप्लीट द थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट फ्रॉम लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सब उसके अंदर मेंशन्ड है, राइट, इन द वीडियो ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लास्ट स्लाइड्स। तो सर ये जो आपका मीन फ्री पाथ है ना, हमको कहता है कि प्रेशर सेम रखा आपने, तो यानी कि आपका जो ये है वो टेम्परेचर के बराबर है, प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि λ2/λ1 इज इक्वल टू योर T2/T1, राइट। सो λ2 इज इक्वल टू λ1 कितना है 1500D मल्टीप्लाइड बाई T2 इज योर 373 और T1 यानी कि शुरुआत में जो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना था 273, दिस इज योर 273 केल्विन। ठीक है। सो इफ आई लुक हियर केयरफुली ये आपको हो जाएगा 3927 31, सो दिस बिकम्स योर 500। तो आपके पास यहाँ पे खैर कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा प्यार से, है ना। तो आप इसको करें, दिस इज योर 373 डिवाइडेड बाई 91। और देखा जाए तो यहाँ पे ना आप अप्रोक्सीमेशन तो ले ही सकते थे, तो आप चाहो ना तो ये जो 5 है इसको कट करके आप यहाँ पे 18 लिख सकते हो। अगर हम आपको एक अप्रोक्सीमेशन करके दिखाए, दिस बिकम्स योर 18 एंड 18 को अगर हम इसके साथ कट करने के लिए जाएंगे, सो दिस इज योर 8236, आपके पास बचेगा 13 यानी कि एक 0 के साथ डेसिमल एंड दिस वुड बिकम योर 130। सो 18 के साथ क्या दे देंगे 68750, तो 7 के आसपास हम लोग यहाँ पे चाहे तो दे सकते हैं। तो आपका जो भी आंसर आएगा 100 इंटू 20.7 यानी कि सर 2000 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो क्लोजेस्ट हमको यही दिख रहा है। तो ये आपको अप्रोक्सीमेशन से दिखा रहे हैं, अगर आप इसको प्रिसाइजली सॉल्व करने जाएंगे तो आपको आंसर जो है वो ठीक ठाक 2049 के आसपास आ ही जाएगा। तो फिलहाल के लिए अपने इसको मिटा देते हैं, है ना, राइट। आप यहाँ पे इसको प्रॉपरली अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इतना ही जाएगा। हमने आपको अप्रोक्सीमेशन से करके दिखाया क्योंकि चारों ऑप्शन काफी दूर थे। बच्चे चाहते हैं कि मास्टर भी करके दिखा दे कि भैया अगर एग्जाम में आता तो आप कैसे करते, तो हम आपको करके दिखा देते हैं ऐसे ही। ठीक, चलिए। सो 19 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ओके,
So a flask contains hydrogen and argon in the ratio 2:1 by mass. The temperature of the mixture is this much. Ratio of average kinetic energy per molecule of the two gases is how much? देखिए आपका मोनो हो डाया हो कैसा भी हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो आपका दिया जाता है दैट इज गिवन बाय योर 3/2 इंटू KT, यानी कि दोनों के लिए यही होने वाला है, तो रेशियो आपको 1:1 होगा. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन. ठीक है, ये सारी बातें आपको इवन एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है. सो 11 स्टैंडर्ड से थर्मोडायनेमिक्स एंड KTJ इज वन ऑफ दोस चैप्टर्स जो कि आपको रीड करना चाहिए फ्रॉम जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक, चलिए लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना. यहां पे आपके पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक कर्व दिया हुआ है और क्लॉकवाइज है ना. अगर प्रेशर वाई एक्सिस पे हो, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे हो और आपको साइकिल जो हो वो क्लॉकवाइज हो, तो यहां पे एरिया अंडर दी कर्व जो होगा, एरिया इनसाइड द कर्व जो होगा वो आपको बेसिकली पॉजिटिव वर्क डन देगा. तो यहां पे वर्क डन पहली बात तो पॉजिटिव ही होगा. कितना होगा? सो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. ये बेस जो है आपका 4-2 यानी कि 2, और ये जो आपकी एल्टीट्यूड है 400 - 100 दैट इज योर 300. सो दिस इज योर 2 मल्टीप्लाइड बाई 300 और 2 से 2 मर गया, सो दिस इज योर 300 जूल्स. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन. क्लियर है? चलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपने मिलते रहेंगे. टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.